हेलो भाई लोग, दीदी लोग, कैसे हो? आज पुनीत सर की क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलपमेंट से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चल तो शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट को पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। अगर गाइनोसियम में एक पिस्टिल या एक कार्पल है तो इसे मोनोकार्पेलरी कहेंगे। अगर बहुत सारे हैं तो इसे पॉलीकार्पेलरी कहेंगे। अगर ये एक कार्पल है, इसमें मोनोकार्पेलरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर ये पॉलीकार्पेलरी है तो कार्पल की दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हों, पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हों। अगर ये जुड़े हुए होते हैं तो इसे बोलते हैं सिनकार्पस, और अगर ये अलग अलग होते हैं तो इसे बोलते हैं एपोकार्पस। अब जो पिस्टल है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, रिसीव करता है। स्टाइल लंबा नेक जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसके नीचे होती है ओवरी। ओवरी नीचे का फूला हुआ हिस्सा होता है। इसके अंदर की कैविटी को लोक्यूल कहते हैं। ठीक है, और ओवरी का वो हिस्सा जहां पर ओव्यूल लगते हैं उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा पर ओव्यूल लगते हैं। ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम। अब है मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमने बात की थी कि ओवरी की जो कैविटी होती है उसे लोक्यूल कहते हैं, और उस पर वो जगह जहां पर प्लेसेंटा, जहां पर ओव्यूल लगता है उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा पर क्या होता है, लगातार माइटोसिस होता है और एक आउटग्रोथ बन जाती है। ठीक है, यह आउटग्रोथ तेजी से ग्रोथ करती है। इसके बेस पार्ट में ग्रोथ ज्यादा होती है। इस वजह से एक लंबी स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, डंडे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे फ्यूनिकल कहते हैं। ये आगे जाके फ्यूनिकल बनाएगी और ऊपर की जो है आउटग्रोथ वो मेन बॉडी बनाती है ओव्यूल की। अब फ्यूनिकल पर 2 लेटरल आउटग्रोथ निकलती हैं जो कि पूरी की पूरी ओव्यूल की बॉडी को कवर करने लग जाती हैं, धीरे धीरे कवर करने लग जाती हैं। ठीक है, आगे जाकर ये क्या बनाएगी, इंटेगुमेंट्स बनाती हैं जो पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर कर लेती हैं। जनरली ये 2 होती हैं, कभी कभी ये 1 भी हो सकती हैं। तो इस तरह से अब ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें सबसे नीचे होता है फ्यूनिकल, उसके ऊपर है ओव्यूल की बॉडी जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस का फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ हिस्सा चेलेजा कहलाता है। इसके ऊपर कवरिंग होती है इंटेगुमेंट्स की, एक आउटर है और एक इनर है। लेकिन ये पूरी तरह ओव्यूल की बॉडी को कवर नहीं कर पाते, ये एक छेद छोड़ देते हैं। इस छेद को या स्पोर को माइक्रोपाइल कहते हैं। अगर फ्यूनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन में हो, एक ही सीध के अंदर हो, तो इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। लेकिन अगर कभी फ्यूनिकल तेजी से ग्रोथ करता है तो क्या होता है, ओव्यूल की जो बॉडी होती है वो रोटेट हो जाती है और माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही मिलता है। ओव्यूल 3 तरह का होता है इंटेगुमेंट के बेसिस पे। अगर एक इंटेगुमेंट है तो उसे बोलेंगे मोनोटैगमिक, अगर 2 हैं तो बाइटैगमिक, और अगर इंटेगुमेंट नहीं है तो बोलेंगे नेकेड। तो मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि बेसिकली ये जो पार्ट है, फ्यूनिकल, चलाजा, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट और माइक्रोपाइल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, यही इसके कंपोनेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है। मेगास्पोर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन सबसे मेन इवेंट जो होता है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड की कोई न्यूसेलस की सेल
यानी न्यूसेलस की कोई माइक्रोपाइलर एंड की सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है और मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होगी उसमें मियोसिस होता है या आरडी होता है, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। ये जो 4 मेगास्पोर बनते हैं इनमें से 3 जो होते हैं वो डीजनरेटेड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और एक ही बचता है जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ये आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। दरअसल फीमेल में न्यूट्रिशन की कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती, इसीलिए वो ज्यादा मेगास्पोर को नहीं बनाता, ज्यादा मेगास्पोर नहीं बचते, उसमें एक ही मेगास्पोर बचता है। इस तरह के जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक कहते हैं, क्योंकि एक ही मेगास्पोर है तो इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं। इस मेगास्पोर को फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है उसमें क्या होगा, उसके हैप्लॉइड न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा और इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलपमेंट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल नहीं पाते और सेल वॉल डेवलपमेंट भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर। अब यहां पर 2 न्यूक्लियस हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, दूसरा चैलेजल एंड की तरफ। दोनों न्यूक्लियस के अंदर 2 कंटिन्यूअस माइटोसिस फिर से होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन फिर से होते हैं, जिससे दोनों किनारों पर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर 4 न्यूक्लियस और चैलेजल एंड पर 4 न्यूक्लियस। अब होता है यह है कि दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में मूव कर जाता है और अब कंडीशन ये बन जाती है कि माइक्रोपाइलर एंड पर 3 न्यूक्लियस हैं, चैलेजल एंड पर 3 न्यूक्लियस हैं और बीच में 2 न्यूक्लियस हैं। इस तरह यहां पर टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं, 3 + 3 + 2, माइक्रोपाइलर 3, चैलेजल 3 और सेंट्रल 2। जैसे ही ये पूरा काम होता है उसके बाद इसमें सेल वॉल बन जाती है, सेल वॉल बनती है और 7 सेल बनती हैं। माइक्रोपाइलर एंड की सेल जो होती हैं उन्हें हम एग apparatus कहते हैं। यहां पर एग apparatus के अंदर सबसे मेन सेल जो होती है उसका नाम होता है एग सेल और उसके साथ 2 सिनर्जिड्स होती हैं जो उसके साथ होती हैं। इनसे धागे जैसी स्ट्रक्चर निकली होती हैं, इन्हें फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं और इन तीनों सेल्स को मिला करके एग apparatus कहते हैं। फिलीफॉर्म apparatus जो है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब इसके ठीक ऑपोजिट साइड के 3 जो न्यूक्लियस हैं उनकी जो सेल होती हैं उन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं और बीच के जो 2 न्यूक्लियाई थे उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। बाद में ये फ्यूज हो जाते हैं, इन्हें सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं और इसके चारों तरफ की बनने वाली सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। इस तरह यहाँ पर 7 सेल बन जाती हैं और 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। हमारा जो ये एम्ब्रियो सैक है मोनोस्पोरिक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है, इसमें 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। 7 सेल कौन कौन सी? एक एग, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल और 1 सेंट्रल सेल। तो इस तरह से हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक वो बन गया। इसमें फीमेल गैमेट एग सेल है। फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस कहानी को समझ सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट एक घर है जिसमें लड़की की शादी होनी है। इसमें 4 लड़कियां हैं, जिसमें 8 लड़कियां हैं, 4-4 के 2 ग्रुप हैं, एक माइक्रोपाइलर ग्रुप और एक चैलेजल ग्रुप। दोनों ग्रुप से एक एक लड़की क्या आ जाती है काम करने के लिए, शादी के घर में काम कराने के लिए बीच में आ जाती है और काम करने लग जाती है घर का। ठीक है, अब पता चलता है कि माइक्रोपाइलर जो ग्रुप है उसकी किसी एक लड़की की शादी होगी, तो चैलेजल एंड की जो ग्रुप की लड़कियां थी वो रूठ गई, एंटी हो गई। अब उसे कहते हैं एंटीपोडल सेल। उन्होंने 3 एंटीपोडल सेल बना दी। तो 3 एंटी लड़कियां हैं।
जिन माइक्रोपाइलर लड़कियों की शादी होनी थी, जिनमें उनमें से जो मेन लड़की है जिसकी शादी होनी है उसका नाम है एग सेल, और दो उसकी सहेलियां जिसने अपनी सहेली की शादी के लिए एक्साइटेड होकर लंबे लंबे बाल रख दिए, उस पर खुशबूदार तेल लगा दिया। अब यही लड़कियां किसको अट्रैक्ट करेंगी? बारात में लड़कों को अट्रैक्ट करेंगी, बारात को अट्रैक्ट करेंगी, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो सिंपल सी स्ट्रक्चर है, समझ में आ गई आपको। ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई, दो बीच वाली लड़कियां हैं जो कि सिंपल काम कर रही हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका है इसको याद करने का, सिंपल लॉजिक या सिंपल टेक्निक। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना। अराइवल ऑफ द पोलन एट द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये तीन तरह का होता है, ऑटोगेमी, गैटिनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, गैटिनोगेमी विद इन प्लांट्स होता है, और जीनोगेमी दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगेमी की। ऑटोगेमी एक फ्लावर के बीच में होता है, एक ही फ्लावर में होता है, यानी एक ही फ्लावर के पोलन्स और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। ठीक है, इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है। इसके लिए तीन कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्लिस्टोगेमी, यानी कि फ्लावर अगर क्लोज्ड हैं, बंद हैं। फ्लावर दो तरह के होते हैं खिलने के बेसिस पे, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। खिले हुए फ्लावर को चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं और बंद फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। तो अगर फ्लावर बंद है तो पोलन कितने भी उड़े वापस आकर अपनी ही स्टिग्मा पर गिरेंगे। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है बड पॉलिनेशन, यानी बड कंडीशन में जब फूल बना खिला ही नहीं था तभी पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनेशन ही हो जाता है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो पहले डेवलप होते हैं और जो पॉलिनेशन पहले ही हो जाता है बड कंडीशन में। तीसरा आता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, पोलन जैसे ही निकलेंगे एंथर से वो सीधे स्टिग्मा पर, उसी जो फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। ठीक है, ये तीन जो कंडीशंस हैं जो किसको प्रमोट करती हैं, ऑटोगेमी को प्रमोट करती हैं। दूसरा है गिटोनोगेमी, जो एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है। ठीक है, अब ये फ्लावर मेल और फीमेल होते हैं, एक से मेल से फीमेल की तरफ क्या जाते हैं, पोलन जाते हैं, लेकिन प्लांट चेंज नहीं होता, प्लांट वही रहता है। तो फंक्शनली देखा जाए तो ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है जो दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है। फंक्शनली ये जीनोगेमी है, लेकिन जेनेटिकली देखेंगे तो जो गैमेट होंगे वो सारे के सारे उसी प्लांट के होंगे। तो जेनेटिकली ये क्या होती है, ऑटोगेमी होती है। तीसरा टाइप है जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन, जो दो अलग अलग प्लांट के अंदर होता है। इसमें एक मेल और दूसरा फीमेल हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों प्लांट कैसे हों, मोनोइशियस हों, बाइसेक्सुअल हों। ठीक है, एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स पर जाते, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाते हैं। इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो डिवाइसेस होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उसमें सबसे पहली आती है डिक्लाइनिंग या यूनिसेक्सुअलिटी। अगर प्लांट में एक ही तरह का सेक्स होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसे रिप्रोडक्शन के लिए, उसे पॉलिनेशन के लिए दूसरे प्लांट पर जाना पड़ेगा। दूसरा आता है डायकोगेमी। डायकोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट पर, एक ही फ्लावर पर मौजूद हैं, लेकिन उस फ्लावर में मेल या तो मेल पहले डेवलप हो रहा है या फीमेल पहले डेवलप हो रहा है। अगर मेल पहले डेवलप होता है तो इसे बोलते हैं प्रोटोएंड्री, और फीमेल पहले डेवलप होती है तो इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। इस वजह से दोनों एक साथ मैच्योर नहीं हो पाते और एक आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तीसरा है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। इसका मतलब यह होता है कि एक फ्लावर के पोलन अपने ही स्टिग्मा पर या तो जर्मिनेट नहीं होंगे, या आगे पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं करेगी, या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या सीड नहीं बनेगा, या किसी भी स्टेज पे आके ये आगे जनरेशन नहीं बनाएंगे। तीसरा आता है हेटेरोस्टाइली। फोर्थ है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का लेंथ है, लंबाई है, वो अलग अलग हो जाती है, जिससे स्टिग्मा और एंथर आपस में कांटेक्ट में नहीं रहते। या तो स्टिग्मा बड़ा या जो है स्टाइल बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिससे दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं रहते और पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता।
पांचवा है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब होता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों के बीच में किसी तरह का मैकेनिकल या फिजिकल बैरियर आ जाता है जो कि उनको अलग अलग रखता है। अब अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए उन्हें प्लांट को किसी मीडियम की जरूरत होती है जो कि उनके एक प्लांट के पोलन्स को दूसरे प्लांट के पोलन्स या एक फ्लावर के पोलन्स को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक लेके जाए। अब ये जो मीडियम होते हैं दो तरह के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक, उसमें आते हैं एयर और वाटर। एयर से होने वाले क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली एयर से होने वाला क्रॉस पॉलिनेशन है। इसके अंदर जो पोलन्स हैं उसकी खास बात क्या होती है कि पोलन्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, ठीक है, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं ताकि एयर के से उड़ सकें और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। क्यों? ताकि अगर वो वेस्ट हो तो भी कुछ ना कुछ तो अपने जो है स्टिग्मा तक पहुंच जाए। यहां पर जो स्टिग्मा होता है वो हेयरी होता है, फिदरी होता है या स्टिकी होता है ताकि वो हवा में मौजूद पोलन्स को आपस में अपने आप से चिपका। इसके बाद में आता है पॉलिनेशन थ्रू वाटर या क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू वाटर, जिसको हाइड्रोफिली कहते हैं। ये दो तरह का होता है। एपी हाइड्रोफिली, अगर पॉलिनेशन जो है वाटर के सरफेस से हो रहा है तो उसे एपी हाइड्रोफिली कहेंगे, और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली, अगर पॉलिनेशन जो है वो पानी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द वाटर हो रहा है, ठीक है, तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। इसके बाद आता है बायोटिक जो है मीडियम। बायोटिक मीडियम जो है म्यूचुअलिज्म शो करते हैं जनरली, यानी प्लांट उनको कोई ना कोई मदद करता है या कोई ना कोई लालच देता है और उसके बदले में वो उनका पॉलिनेशन कर देते हैं। ये लालच हो सकता है कलर के फॉर्म में हो जो कीड़ों को या ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करे, सेंट या खुशबू के फॉर्म में हो, या नेक्टर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या होती है कि इनके पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, जो क्या करते हैं, जो जैसे ही कोई इंसेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म इस पे आके बैठेगा या एनिमल आके इस पे बैठेगा तो उसे चिपक जाएंगे। ये बहुत खास बात होती है इसकी। अब इसमें पहला आता है एंटमोफिली। एंटमोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट। दूसरा आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशन थ्रू बर्ड्स। फिर आता है कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरा बैट्स को बोलते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन थ्रू बैट्स। इसके बाद में आता है मेलाकोफिली। मेलाकोफिली का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशन थ्रू स्नेल्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मर्मिकोफिली, सर्पेंटोफिली। मर्मिकोफिली मतलब कि चींटियों से जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं, लेकिन अभी हम इतना बात नहीं करेंगे। क्रॉस पोलिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल हैं जो कि कुछ स्पेशल प्लांट से कुछ स्पेशल फायदा लेते हैं। इसमें आता है ब्लास्टोफेगा नाम का वास्प होता है जो कि फाइकस फिग का जो प्लांट है उसमें उस पर अंडे देता है, उसके फ्लावर में अंडे देता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, अब ये उसे अंडे देने की जगह प्रोवाइड करा रहा है और ये ब्लास्टोफेगा उसका क्या करता है, पॉलिनेशन कर देता है। इसी तरह का रिलेशनशिप यक्का प्लांट के फ्लावर और प्रोन्यूबा मॉथ के अंदर मिलता है। मॉथ जो है वहां पर अंडे देने आता है और यक्का प्लांट उसको क्या करता है, अंडे देने की जगह देता है। प्रोन्यूबा उसके बदले में उसका पॉलिनेशन कर देता है। एमोर्फोफॉलस नाम का प्लांट वो सड़ी हुई मांस की बदबू निकालता है क्योंकि उसका पॉलिनेशन करने वाली जो होती हैं वो मक्खियां होती हैं, ठीक है। और वो किससे अट्रैक्ट होती हैं, सड़े हुए मांस की गंध से अट्रैक्ट होती हैं। एक खास तरह का रिलेशनशिप मिलता है मेडिटेरियन आर्किड ओफाइरिस और कोल्पा वास्प में, ठीक है। ये वास्प जो होता है, मेडिटेरियन आर्किड का जो फ्लावर है वो वास्प की फीमेल जैसा दिखता है, तो ओफाइरिस का जो फ्लावर है वो वास्प की फीमेल जैसा दिखेगा। अब कोल्पा उसके साथ में मेटिंग करने के लिए बार बार उस फ्लावर के ऊपर आता है और चढ़ता है, लेकिन वो इस तरह से बार बार अलग अलग फ्लावर पे चढ़ता जाएगा और उनके बीच में पॉलिनेशन करता जाएगा। इसे स्यूडो कॉपुलेशन कहते हैं। कैलाट्रोपिस प्रोसेरा या आक के प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक खास तरह के बैग या थैलों में रहते हैं, इन्हें पोलिनिया कहते हैं।
ये दो होते हैं और आपस में ट्रांसलेटर नाम की स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। जब भी इंसेक्ट आता है तो ये इसके साथ चिपक जाते हैं और अगले प्लांट की तरफ जा करके उसे पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। और ये इतने भारी होते हैं कि नॉर्मल विंड से या एयर से किसी तरह से भी ये मूव नहीं कर सकते। ये इंसेक्ट पॉलिनेशन से ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब पॉलिनेशन को अगर हम एक सामान्य लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में समझें तो मेल गैमेट यानी दूल्हा हमारा तैयार है, पोलन्स हमारे तैयार हैं, और फीमेल गैमेट जो है वो भी तैयार है, एग सेल हमारे तैयार है। अब शादी करने के लिए, फर्टिलाइजेशन यानी शादी करने के लिए हमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट यानी दूल्हे को दुल्हन के पास लेके जाना पड़ेगा। यही है पॉलिनेशन, जिसे हम बारात कहते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन करें, अब आप जो पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन करोगे, इसका मतलब आप अपने मोहल्ले की लड़की से शादी करोगे, ठीक है। और आप क्रॉस पॉलिनेशन करोगे तो इसका मतलब दूसरे मोहल्ले की लड़की से शादी करोगे। अब अपने मोहल्ले की लड़की से शादी करने का मतलब ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। या तो आपका मोहल्ला पूरा बंद ही होना चाहिए, क्लिस्टोगेमी होनी चाहिए, फ्लावर पूरा बंद है, आप ना तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको अपने मोहल्ले में ही शादी करनी पड़ेगी। क्लिस्टोगेमी समझ में आई। बर्ड पॉलिनेशन, आपकी शादी आपके मोहल्ले की किसी लड़की से बचपन में ही तय कर दी गई, ठीक है, तो अब कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, आपको उसी से शादी करनी होगी। यह है बर्ड पॉलिनेशन, पहले से ही पॉलिनेशन हो जाता है। तीसरा, आपकी मोहल्ले की लड़की से पहले से ही कोई कांटेक्ट है कि मैं शादी करूंगा, तुझसे शादी करूंगा, यानी आपने पहले से ही कोई लड़की फंसा रखी है, आप लोगों की पहले से सेटिंग है। यह है डायरेक्ट कांटेक्ट एंथर एंड स्टिग्मा का, तो आप उसी में ही अपने मोहल्ले की लड़की से शादी करोगे, ठीक है। अब दूसरा आता है जीनोगेमी के डिवाइसेस। जीनोगेमी की डिवाइसेस में पहला आता है डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, पूरा मोहल्ला या तो लड़कों से भरा हुआ है या लड़कियों से भरा हुआ है। इसका मतलब अब शादी हो सकती है उस मोहल्ले के अंदर? नहीं हो सकती। आपको शादी करनी है तो दूसरे मोहल्ले से लड़की लेके आनी पड़ेगी या दूसरे मोहल्ले में लड़का लेके आएगा, ठीक है। दूसरा आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी प्रोटोएंड्री या प्रोटोगाइनी, यानी या तो मेल पहले डेवलप होता है या फीमेल पहले डेवलप होता है, या तो मोहल्ले में बड़े लड़के बड़े हैं या लड़कियां बड़े हैं, ठीक है। दोनों की उम्र बराबर नहीं है, सारी लड़कियां छोटी हैं लड़के बड़े हैं, या सारे लड़के बड़े हैं लड़कियां छोटी हैं। तो इसका मतलब अब बड़े लड़के बड़े हैं तो उनको शादी करने के लिए बाहर के मोहल्ले में जाना पड़ेगा, और अगर लड़कियां बड़ी हैं तो बाहर के मोहल्ले से लड़के शादी करने आएंगे। यहां पर उसी मोहल्ले में शादी नहीं हो सकती। प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी क्लियर हुई आपको। तीसरा आता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। आपको कहा जाता है कि मोहल्ले का लड़का या मोहल्ले की लड़की आपकी बहन या भाई है, ठीक है, तो ये एक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। तीसरा आता है हेटेरोस्टाइली। मोहल्ले की सारी लड़कियां लंबी हैं और लड़के छोटे हैं तो शादी नहीं हो पाएगी, या मोहल्ले के लड़के बहुत अत्यधिक लंबे हैं और लड़कियां छोटी हैं तो भी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमूमन शादी बराबर हाइट वाले लोगों में होती है। पांचवा है हरकोगेमी। सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन लड़की का एक ताकतवर भाई है, ठीक है, लड़की का एक पहलवान भाई है, जो आपने उसको छेड़ा तो पीटेगा, आपने उसे प्रपोज किया तो पीटेगा, आप इस डर के मारे आप उसे प्रपोज ही नहीं करते। हरकोगेमी में होता क्या है, मेल और फीमेल पार्ट के बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाता है। तो ये 5 डिवाइसेस जो हैं किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पॉलिनेशन के बाद होने वाली जो है एक रिएक्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि प्लांट का फ्यूचर, पोलन जर्मिनेशन जो है इसी पे ही डिपेंड करता है। अब पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है क्या? ये है इंटरैक्शन और रिएक्शन बिटवीन केमिकल कंपाउंड्स ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा और पोलन के केमिकल कंपाउंड के बीच में जान पहचान होती है, इंटरेक्शन होती है, रिएक्शन होती है। और अगर ये हो जाती है, इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। अगर ये हो जाती है, पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है तो पोलन जर्मिनेशन हो जाता है, और अगर ये नहीं होती तो पोलन जर्मिनेशन नहीं होता और पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होती, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर आप जबरदस्ती पोलन ट्यूब जर्मिनेट करवाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, आपको आर्टिफिशियल पोलन जर्मिनेशन करना पड़ेगा, जो कि सुगर सॉल्यूशन विद बोरोन और कैल्शियम,
इसमें डालने पर होता है। अगर आप पोलन को किसमें डाल दें, शुगर सॉल्यूशन और जिसमें बोरोन और कैल्शियम है, तो क्या होगा, उसमें आर्टिफिशियल पोलन जर्मिनेशन हो जाएगा। अब इसमें आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस डायग्राम के अंदर स्टिग्मा पे 3 कलर के पोलन्स आए हुए हैं। स्टिग्मा पिंक कलर का है, एक पोलन ए भी पिंक कलर का है, पोलन बी भी पिंक कलर का है, पोलन सी भी पिंक कलर का है। अब स्टिग्मा और पोलन के केमिकल्स के बीच में क्या होगी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी और ये एक दूसरे को पहचानेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कौन एक दूसरे के कॉम्पिटिबिलिटी है। यहाँ पर ए, जो पोलन ए है, उसके और स्टिग्मा के बीच में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाएगी और बाकी बी और सी के बीच में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होगा। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होते ही क्या होगा, एंड रिजल्ट के फॉर्म में क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन कहां से होता है, जर्म पोर से होता है। ठीक है, और ये अब पोलन ट्यूब जर्मिनेशन हो गया। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होता है उसमें लास्ट में रिजल्ट क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनती है। जब पोलन ट्यूब बनती है तो इसका मतलब पूरी इंटरेक्शन में कुछ टाइम लगता है, इस टाइम को बोलते हैं जर्मिनेशन टाइम। ठीक है, पोलन ट्यूब के जर्मिनेट होने में जो टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, पोलन जर्मिनेशन टाइम कहते हैं। अब है पोलन जर्मिनेशन, आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब पोलन की जो लेंथ होती है, पोलन ट्यूब की लेंथ जो होती है वो स्टाइल की लेंथ के बराबर होती है। जितनी लंबी स्टाइल होगी उतना ही लंबा पोलन ट्यूब होगा। अगर ये एक है तो इसे बोलेंगे मोनोसाइफनस, और अगर पोलन ट्यूब बहुत सारी है तो इसे बोलेंगे पॉलीसाइफनस। पोलन ट्यूब जो है उसका पाथ कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले वो स्टिग्मा पे ओरिजिनेट होती है, वहां से स्टाइल में जाती है, स्टाइल से ओवरी में, ओवरी से ओव्यूल में, और ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक में, लास्ट में एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में फिर लास्ट में कहां जाएगी, वो एग सेल में जो है चली जाती है। पोलन ट्यूब एग सेल तक नहीं पहुंचती, परंतु मेल और फीमेल गैमेट जो है एग सेल तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही अब ये स्टिग्मा पे बनी, स्टाइल से पहुंची, स्टाइल से ओवरी में पहुंचेगी और ओवरी से ओव्यूल में पहुंचेगी। अब ये कैसे भी पहुंचे, ओव्यूल के अंदर रास्ता जो जाने के इसके 3 रास्ते होते हैं। ओव्यूल में इसके पहुंचने के 3 तरीके होते हैं, 3 वेज होते हैं। अगर ये माइक्रोपाइल छेद की से जाए, माइक्रोपाइल एक पोर है तो इसे बोलते हैं पोरोगेमी। ठीक है, अगर ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से होती है तो इसे पोरोगेमी कहते हैं। अगर इंटेगुमेंट से होती है तो इसे मीजोगेमी कहते हैं, और अगर चलेजा से होती है तो इसे चलेजोगेमी कहते हैं। इसका मतलब ओव्यूल के अंदर एंटर करने के 3 वे हैं, चलेजोगेमी, मीजोगेमी और पोरोगेमी। चलेजा के थ्रू चलेजोगेमी, इंटेगुमेंट के थ्रू मीजोगेमी और माइक्रोपाइल के थ्रू पोरोगेमी। अब पढ़ते हैं पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर होती है। पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर भले चाहे चलेजा से करे, चाहे वो एंटर इंटेगुमेंट से करे, चाहे वो माइक्रोपाइल से करे। ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में माइक्रोपाइल से ही करती है। ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं से भी करे, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर वो एंटर सिनर्जिड के थ्रू ही करती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिनर्जिड्स पे फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं जो क्या करते हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो इस वजह से क्या करती है, पोलन ट्यूब जो है वो या तो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के अंदर धस कर और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर उसके ऊपर से जाकर अंदर घुस जाती है और अपने दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देती है। ठीक है, इसी वजह से अब क्योंकि हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब की वजह से हो रहा है, ट्यूब की मदद से हो रहा है, इसीलिए इस तरह के फर्टिलाइजेशन को साइफनोगेमी भी कहते हैं। यहाँ पर एक नुकसान ये होता है कि जो सिनर्जिड है वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। एक सिनर्जिड पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। अब जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंची और उसने अपने दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिए, तो अब क्या होता है, अब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट और एग जो सेल है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है,
तो ये नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। हम जानते हैं कि इसके 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है जो गैमेट्स हैं उसके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। फिर कैरियोगेमी का मतलब होता है कि उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन। और एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है कि उसके जो क्रोमोसोम हैं, दोनों के अलग अलग क्रोमोसोम हैं, एन और एन क्रोमोसोम, वो आपस में मिलकर सेट बना लेते हैं, तो इसे बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। यहां पर जो एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डीएफटीएफ होता है। डीएफ यानी डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन यानी इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहां पर हमने बात कर ली कि ये डबल फर्टिलाइजेशन है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये 2 फर्टिलाइजेशन कौन से होते हैं? 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जैसे ही यहाँ पर दोनों मेल गैमेट बाहर आते हैं तो पहला होता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जो कि मेल गैमेट और एग सेल के बीच में होता है। इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे जाकर किस में बदलता है? डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियो में बदलता है, ठीक है। यानी मेल गैमेट और एग सेल, जो यहाँ पर रेड कलर की सेल है, ठीक है, एग सेल, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम बोलेंगे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इससे 2n डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और जो आगे जाकर के डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा। तो पहला फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है? दूसरा होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर एक मेल गैमेट, जो अगला मेल गैमेट है, मेल गैमेट किससे जुड़ेगा? सेंट्रल सेल जो है उससे जुड़ता है। सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, जिन्हें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनसे जुड़ता है। अब यहां पर इनके फ्यूजन से बनती है, इसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनके फ्यूजन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे जो सेल बनती है उसका नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल या पीईसी। इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या पीईएन। अब यहां पर कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं? 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और पीईसी कैसी होती है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, जो आगे जाकर के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। ये एंडोस्पर्म क्या काम करेगा? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। तो यहां पर कितने फर्टिलाइजेशन हुए? 2 फर्टिलाइजेशन हुए, इसलिए इसे क्या कहा गया? डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया, ठीक है। इससे डबल फर्टिलाइजेशन को नवाश्चीन नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। समझ में आया बच्चे? अब इसे थोड़ा जनरल वे में समझ के देखते हैं। एक सामान्य भाषा में अगर बात करें, एक सामान्य लैंग्वेज में बात करें, तो हमने पोलन ट्यूब को माना था क्या? बारात, ठीक है। एग सेल को माना था क्या? दुल्हन। और मेल गैमेट्स को माना था दूल्हा। तो जैसे ही हमने बात की थी कि बारात को यानी कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं सिनर्जिड्स, ऐसे ही बारात को अट्रैक्ट करने का काम करती है, बारात के लड़कों को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं दुल्हन की सहेलियां, जिनके बाल बहुत लंबे हैं, फिलीफॉर्म प्रिटरस बहुत लंबे हैं और जिनसे केमिकल निकल रहे हैं जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होती है, जब बारात आती है तो किसी न किसी लड़की को धक्का दे करके गिरा करके चली जाती है उसके ऊपर से, ठीक है। और दोनों दूल्हे रिलीज हो गए, दोनों मेल गैमेट आगे जाके रिलीज हो गए। अब जैसे ही पहला दूल्हा बाहर आया, उसने बाहर काम करती हुई लड़की को देखा, ठीक है, और उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं तो इससे शादी करूंगा, ठीक है। उस जो काम करने वाली लड़की थी उसे बहुत खूबसूरत लगी, पापा मैं कुछ भी करूं मैं इससे शादी करूंगा। अब उसके पापा उसे समझा रहे हैं कि नहीं बेटे इससे शादी नहीं करनी, लेकिन उसे तो इसी से शादी करनी है। उसकी शादी किससे होनी थी? मेल गैमेट एग सेल से होनी थी, दुल्हन से होनी थी, पर वो तो मान नहीं रहा। कोई बात नहीं। अब उसके पापा ने कहा कि ठीक है, आज से तू मेरी जायदाद से बेदखल, आज से तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा कोई तेरा रिश्ता नहीं, कर ले शादी से। बाद में पता चलता है कि वो जिससे लड़की से शादी कर रहा है वो एक नहीं, जुड़वा है, पोलर न्यूक्लियाई एक नहीं है 2 हैं। तो इस वजह से यहां शादी हो गई। पर अब दूसरा जो भाई है, यहाँ 2 में दूल्हे हैं, दूसरा दूल्हा कहता है कोई बात नहीं पापा, अगर भैया ने इससे शादी कर ली कोई नहीं, मैं आपकी दुल्हन से शादी कर लेता हूं, इस दुल्हन से मैं शादी कर लेता हूं। तो यहाँ शादियां कितनी हुई? 2 हुई। एक मेल गैमेट ने दुल्हन से शादी की
एग सेल से शादी की और जाइगोट बनाया, और दूसरे दूल्हे ने जो थे किससे शादी की, पोलर न्यूक्लियाई से शादी की, पोलर न्यूक्लियाई वाली सेंट्रल सेल से शादी की और आगे जाकर पीईसी बनाया। तो 2 शादियां हुई, 2 फर्टिलाइजेशन हुए, ठीक है। एक शादी के अंदर 3 लोगों का फ्यूजन हुआ, इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। अब ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से जो सेल बनी वो मेन एम्ब्रियो, मेन जो है एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होती, उसका काम सिर्फ ये है कि वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगी, ठीक है। पापा ने कह दिया कि ठीक है तू अपने घर में रहता रहना, लेकिन तू हमारा बेटा नहीं है, तू बस हमारी सेवा करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है किसको समझाने के लिए, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को समझाने के लिए। दैट्स ऑल। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है। आज के लिए इतना ही। हाँ तो भाई लोग दीदी लोग, समझ में आया टॉपिक? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है ये और ईमेल आईडी है ये। तब तक रखिए अपना तन मजबूत, मन मजबूत और अध्ययन मजबूत। कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।